दोस्तों, आज मैं हाईजैक वेब सीरीज के सेकंड सीजन का थर्ड एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूँ। इसका फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन के पहले 2 एपिसोड मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। फर्स्ट सीजन में प्लेन हाईजैक की कहानी दिखाई गई है और सेकंड सीजन में ट्रेन हाईजैक की, जिसको एक सैम नेल्सन नाम का बहुत ही तेज दिमाग वाला बंदा हाईजैक कर लेता है और सरकार से ऐसे गुंडे की डिमांड करता है जिसने 1 साल पहले लंदन में प्लेन हाईजैक किया था। पिछले एपिसोड में हमने देखा वो एक पैसेंजर को प्लेटफॉर्म पर भेजता है, वो भी हाथ में एक ब्रीफकेस देकर, और जब गवर्नमेंट उसका कहना नहीं मानती तो वो अपने रिमोट में से एक बटन दबाता है, जिसके कारण प्लेटफॉर्म पर धमाका हो जाता है। अब आगे थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं रेलवे का एक कर्मचारी मैक्स फोन पर किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा था और उसको बम धमाके के बारे में सब कुछ बता देता है। यानी कि लास्ट एपिसोड में जो धमाका हुआ था उसमें उस यात्री ने अपनी जान गंवा दी। तभी सैम भागकर ट्रेन के अंदर आता है और कंट्रोल रूम में फोन करके कहता है, मैं चाहता हूँ सारे ट्रैक खाली करवा दिए जाएं। मेरे रास्ते में कोई भी ट्रेन खड़ी नहीं होनी चाहिए और इसके अलावा मुझे 30 मिनट के अंदर अंदर एक फोटो के जरिए इस बात की पुष्टि भी चाहिए कि जॉन बेली ब्राउन जर्मनी में ही है। मैं तुम्हारे पास जल्दी ही एक मोबाइल नंबर भी भेज दूंगा जिस पर तुम लोग वो फोटो सेंड करोगे। तभी एडा विंटर कहती है कि ट्रैक तो मैं खाली करवा ही दूंगी, लेकिन बेली ब्राउन को ढूंढने के लिए हमें और समय चाहिए। हमारी टीम उसको ही ढूंढने में लगी है। लेकिन सैम कहता है आपके पास सिर्फ 30 मिनट है, वरना अंजाम तो आपको पता ही है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर फोन काटने के बाद वो पायलट को कहता है, यात्रियों से कह दो कि आगे ट्रैक पर आग लगी है, इसलिए हमें लाइन बदलनी होगी और एकदम शांति से बोलना, वरना उनको शक हो जाएगा। फिर पायलट अनाउंसमेंट करता है कि आगे आग लगने के कारण हम रास्ता चेंज कर रहे हैं, इसलिए सभी यात्रियों से निवेदन है कि वो पहला डिब्बा खाली करके पीछे चले जाएं। फिर वहां मौजूद सभी यात्री ठीक ऐसा ही करते हैं और सैम पायलट को ट्रेन आगे बढ़ाने के लिए कहता है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद वो ट्रेन को रुकवाता है और बाहर जाकर उस पैसेंजर को वापस लेकर आता है और ब्रीफकेस वहीं पर ही छोड़ देता है। यानी कि वो यात्री अभी मरा नहीं था, जिंदा था, और ये भी पता नहीं है कि यहाँ पर धमाका हुआ था या कुछ और। अब इससे आपको सैम के दिमाग का अंदाजा हो ही गया होगा। ये सब उसकी चाल थी, बिना किसी को मारे जर्मन सरकार को डराना। तभी पायलट पूछता है कि तुमने उन लोगों को आधे घंटे का टाइम क्यों दिया। सैम कहता है क्योंकि आधे घंटे तक वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और सब कुछ समझ जाएंगे। दूसरी तरफ विंटर ओलिविया से पूछती है कि ये सैम नेल्सन आखिर है कौन। ओलिविया बताती है कि वो लंदन में एक वकील है और बड़े बड़े कॉर्पोरेट के समझौते करवाता है। वो कई महीनों से कोशिश कर रहा है कि जर्मन पुलिस उसकी बात को गंभीरता से ले। मुझे तो ये रिवेंज का मामला लगता है, क्योंकि करीब 1 साल पहले सैम के बेटे काई का मर्डर हो गया था, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि जॉन बेली ब्राउन ने ही किया था। सैम ने काफी वक्त तक उसका पीछा किया और अब उसको शक है कि वो जर्मनी में ही छुपा है। फिर विंटर ऑर्डर देती है कि हैम्बर्ग सीमा के सभी रिकॉर्ड्स और वहां के सीसीटीवी कैमरों की जांच करो, लेकिन फेबर कहता है कि एक बार मुझे उससे बात करने दो, मैं ऐसे आदमियों की रग रग से वाकिफ हूँ। दूसरी तरफ सैम पायलट से पूछता है कि ये जो कैमरा लगा है इससे हमें कौन देख रहा है। पायलट कहता है कोई भी नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग हार्ड ड्राइव में सेव होती है जो कि यहीं पर लगी है। तभी उसके पास क्लारा का फोन आता है जो कि उससे फेबर ने करवाया था और वो कहती है कि हम जॉन बेली ब्राउन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें और समय चाहिए। सैम कहता है अपने बड़े ऑफिसर्स को ये काम करने दो, तुम बीच में मत पड़ो। फिर फेबर क्लारा को लिख कर देता है कि तुम उनकी फैमिली के बारे में पूछो, इसलिए क्लारा उसको कहती है कि हम जानते हैं तुम एक पिता हो, तुम्हारी ही तरह इस ट्रेन में और भी कई सारे पेरेंट्स हैं जो कि इस समय बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाओ। फिर सैम कहता है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। तभी फेबर उसका मोटिव जानने के लिए कहता है और क्लारा पूछती है कि क्या तुम बताओगे तुम्हें जॉन बेली ब्राउन क्यों चाहिए? क्या इसलिए क्योंकि उसने तुम्हारे बेटे को मार डाला था? सैम कहता है कि तुम्हारे साथ जो कोई भी है मैं उससे बात करना चाहता हूँ। फिर क्लारा पीछे हट जाती है और उसकी जगह पर फेबर आकर बैठ जाता है और बताता है कि मैं फेबर हूँ,
ब्रिटिश खुफिया विभाग से। सैम कहता है मेरी बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम लोगों ने उसको नहीं ढूंढा तो मैं एक और यात्री को मार डालूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं एक ऑफिसर को होटल रूम में छानबीन के दौरान सैम का पासपोर्ट और एक फोन मिलता है जिस पर मार्को और ओलिविया की मिस कॉल आई हुई थी। दूसरी तरफ फेबर ओलिविया से बात कर रहा था कि सैम बहुत ही पेशेंस वाला आदमी है। उसने इन सब चीजों के लिए पूरे 1 साल इंतजार किया, लेकिन उसने किसी आदमी को मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। क्या ये बात आपको अजीब नहीं लगी? विंटर कहती है नहीं, क्योंकि वो इस समय गुस्से में है। फेबर कहता है कि जब कोई इंसान किसी को पहली बार मारता है तो उसके बाद उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन सैम पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। अगले सीन में हम देखते हैं ट्रेन के अंदर पैसेंजर्स आपस में बातें कर रहे थे कि वो आदमी जो थोड़ा होशियार सा लग रहा था दिखाई नहीं दे रहा, और एक और आदमी भी तो था, वो काला अंग्रेज, वो भी दिखाई नहीं दे रहा। तभी एक लड़की मोबाइल में न्यूज देखकर बताती है कि जर्मन गवर्नमेंट को बॉम्ब की धमकी मिली है। तभी हम डेनियल नाम के एक इंग्लिश पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो सैम नेल्सन की वाइफ का बॉयफ्रेंड है। फर्स्ट सीजन में भी इसने मार्शा की हेल्प लेकर प्लेन हाईजैकर्स को ढूंढने में काफी मेहनत की थी, और अब इसको अपनी एक कुलीग से पता चलता है कि जर्मन में किसी ने एक ट्रेन हाईजैक कर ली है। दूसरी तरफ एक पैसेंजर लोकोमोटिव की तरफ आने लगता है। तभी सैम पायलट और फ्रेडी को कहता है कि मैं अभी उससे बात करके आता हूँ, तुम दोनों की जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलना चाहिए। फिर वो पैसेंजर से बात करने के लिए जाता है। पैसेंजर पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी एक न्यूज चैनल पर ट्रेन हाईजैक की खबर सुनी है। सैम कहता है यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। अब फ्रेडी तो चाहता था कि वो उस पैसेंजर को सब कुछ बता दे, लेकिन पायलट उसको रोक देता है। लेकिन उस पैसेंजर को शक हो जाता है, इसलिए वो पायलट को आवाज लगाकर पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, लेकिन पायलट उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो पैसेंजर वापस चला जाता है। फिर वो बाकी के पैसेंजर्स को जाकर बताता है कि ट्रेन में कुछ गड़बड़ चल रही है। दूसरी तरफ जिस प्लेटफॉर्म पर धमाका हुआ था वहां पर पुलिस भी आ जाती है और अपने साथ रोबोट भी लेकर आती है। फिर एक पुलिस वाली स्टेशन मैनेजर के पास जाती है और पूछती है क्या तुमने बॉम्ब की आवाज सुनी थी? वो कहती है मुझे नहीं पता, मुझे बस अचानक से सुनना बंद हो गया। तभी पास खड़ा फौजी बताता है कि हम जब इनको लेकर बाहर आ रहे थे तब हमें भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, वहां कुछ तो हुआ था। फिर वो पुलिस वाली कहती है हम जल्दी ही पता लगा लेंगे। दूसरी तरफ ओलिविया विंटर के पास जाती है और बताती है कि मैंने मेरे किसी कॉन्टैक्ट से पता किया है कि 25 जुलाई को सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में जॉन बेली ब्राउन का हैम्बर्ग की बंदरगाह में दाखिल होने का कोई भी सबूत नहीं है, जबकि मेरे पास उसकी फुटेज है। इसका मतलब किसी ने उसको डिलीट कर दिया, और जिसने भी उसको डिलीट किया है उसका आईपी एड्रेस आपके ही विभाग से मैच कर रहा है, स्वेबिच स्ट्रासे से। ये बात सुनते ही विंटर चौंक जाती है। फिर विंटर ओलिविया को साथ लेकर फेबर के पास जाती है और कहती है वो तुम ही थे ना जिसने वो रिकॉर्ड्स डिलीट किए, क्योंकि जहां का आईपी एड्रेस दिखा रहा है तुम ही वहीं पर ड्यूटी करते हो। इस समय जॉन बेली ब्राउन MI5 के पास है और आप उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। फेबर कहता है आप समझ नहीं रही, लेकिन विंटर कहती है आप नहीं समझ रहे, हमने एक निर्दोष आदमी को खो दिया है और अब और नहीं खोना चाहती। अब जो मुझे चाहिए वो तुरंत मुझे सौंप दो, वरना मैं मीडिया को बता दूंगी कि जॉन बेली ब्राउन ब्रिटिश खुफिया विभाग के पास है, और ये जानते हुए भी कि मासूम लोगों की जान खतरे में है वो लोग ये बात हमसे छुपा रहे हैं। दूसरी तरफ सैम क्लारा के पास फोन करता है और पूछता है कि क्या तुम बेली ब्राउन को ले आए, क्योंकि आधा घंटा खत्म होने वाला है। लेकिन क्लारा कहती है कि हमें थोड़ा समय और लगेगा। दूसरी तरफ फेबर अपने एक खास आदमी लैंग के पास फोन करता है और बताता है कि इन लोगों को पता चल चुका है जॉन बेली ब्राउन हमारे पास है, इसलिए जल्दी से तुम उसकी एक फोटो खींचकर भेजो और पता लगाओ कि किसने ये इन्फॉर्मेशन लीक की। फिर लैंग अपने खुफिया अड्डे पर जाता है जहां पर खुफिया विभाग वालों ने जॉन बेली ब्राउन को बंद करके रखा हुआ था। फिर जब जॉन वहां पर आता है तो पूछता है क्या हुआ, यहाँ पर क्यों आए हो। दूसरी तरफ क्लारा नेल्सन को फोन करके बता देती है कि तुम सही थे, जॉन बेली ब्राउन यहीं जर्मनी में है। फिर नेल्सन कहता है कि मैंने तुम्हारे पास जो नंबर भेजा था उस पर उसकी फोटो सेंड कर दो। तभी कुछ देर बाद पायलट के फोन पर जॉन बेली ब्राउन की फोटो भी आ जाती है, जिसको देखकर नेल्सन इमोशनल हो जाता है। फिर वो फोटो भेजने के लिए क्लारा को थैंक यू कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं फेबर ओलिविया के पास जाता है और पूछता है कि नेल्सन को कैसे जानती हो, लेकिन ओलिविया पूछती है कि जॉन बेली ब्राउन आपके पास क्यों है, अब तक आपने उसको जेल में क्यों नहीं डाला। फिर फेबर कहता है कि और भी कई एजेंसियां उसको ढूंढ रही हैं,
इसीलिए हमने उसको छुपा कर रखा हुआ है। हम जल्दी ही उसको यूके भिजवाने वाले थे ताकि वहां पर उसको जेल में डाला जा सके। नेल्सन और मैं दोनों यही चाहते हैं कि जॉन बेली ब्राउन को उसके किए की सजा मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि एक कार जंगल में जाती है और मार्शा नेल्सन के घर के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उसमें बैठा किलर किसी के पास फोन करता है कि मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया। दूसरी तरफ पुलिस वाले जब उस रोबोट को प्लेटफॉर्म पर भेजते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक ब्रीफकेस पड़ी है। पुलिस वाली कहती है कि अगर ब्रीफकेस सही सलामत है तो ये धुआं कहां से आ रहा है। दूसरी तरफ नेल्सन के पास क्लारा का फोन आता है और वो पूछती है कि हमने तुम्हारे पास फोटो भेजी थी, अब आगे क्या करना है। फिर सैम नेल्सन कहता है कि जॉन को ट्रेन पर भेज दो। तभी सैम के पास किसी अननोन नंबर से उसकी वाइफ की फोटो आती है जो कि उस किलर ने ही खींची थी, जो इस समय मार्शा के घर के बाहर खड़ा था। अपनी वाइफ की फोटो देखकर नेल्सन टेंशन में आ जाता है और कहता है जल्दी जॉन बेली ब्राउन को मेरे पास भेजो, वरना जो फ्रेडी के साथ हुआ है वो किसी और पैसेंजर के साथ भी हो सकता है। तभी फोन पर विंटर बात करती है और कहती है मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ, मैं आज ही जॉन बेली ब्राउन को मीडिया के सामने कोर्ट लेकर जाऊंगी और उसको उसके किए की सजा दिलवाऊंगी। तुम भी तो यही चाहते हो ना। लेकिन नेल्सन तो बस एक ही रट लगाए हुए था, उसको मेरे पास भेजो। फिर जब वो फोन काटता है तो फ्रेडी कहता है जो काम तुम करना चाहते थे वो अब जर्मन सरकार कर रही है, तो फिर क्यों सरकार से दुश्मनी मोल ले रहे हो। लेकिन सैम कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब मैं कर रहा हूँ, ये सब कोई और मुझसे करवा रहा है और इस समय मेरी वाइफ की जान खतरे में है। ये देखो फोटो, उन लोगों ने पहले मेरे बेटे को मारा और अब वो मेरी पत्नी को भी मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो किलर कार में बैठकर नेल्सन की वाइफ पर नजर रखे हुए था। तभी वहां से दो शिकारी गुजरते हैं और पूछते हैं क्या तुम रास्ता भूल गए हो। लेकिन वो किलर कहता है नहीं, मैं तो नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और सीधा मार्शा के पास जाकर पूछते हैं कि क्या तुमने कोई टैक्सी बुलाई थी। यहाँ से थोड़ी दूर एक काले रंग की कार खड़ी है और उसमें बैठा आदमी तुम्हारे ही घर की तरफ देख रहा है। ये बात सुनते ही मार्शा भागकर अपने घर में जाती है और अपने शीशे के दरवाजे बंद कर लेती है ताकि कोई भी उसके घर के अंदर ना घुस सके। दूसरी तरफ पुलिस वालों को ब्रीफकेस के अंदर कुछ पेपर्स मिलते हैं। फिर वो छानबीन करते हैं तो उनको पता चलता है कि धुआं कूड़ेदान में लगी आग के कारण आ रहा था और जो कैमरे बंद हुए थे वो इसलिए बंद हुए थे किसी ने कंट्रोल रूम से उनका सर्किट उड़ा दिया था। फिर जब ये बात विंटर को पता चलती है तो वो कहती है अगर सैम हमारे साथ नाटक कर रहा था तो बाजी अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। फिर विंटर डिटेक्टिव बेक के पास फोन करती है और पूछती है क्या तुम्हें कुछ पता चला, क्योंकि हमें तो प्लेटफॉर्म पर कुछ भी नहीं मिला। ब्रीफकेस में कोई बम नहीं था, उसने हमें उल्लू बना दिया। डिटेक्टिव बेक कहता है कि मुझे एक फ्लैट में से नेल्सन का पासपोर्ट और मोबाइल मिला है और मुझे यकीन है कि बॉम्ब भी जरूर होगा। अगर वो बॉम्ब ब्रीफकेस के अंदर नहीं था तो जरूर कहीं और पड़ा होगा। तभी फेबर कहता है कि मैं 30 साल से ऐसे ही खूंखार हथियारों से डील करता आ रहा हूँ और सैम नेल्सन तो उनके आगे कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज एक बार मुझे उससे बात कर लेने दो। दूसरी तरफ पायलट नेल्सन को कहता है तुमने 30 मिनट का टाइम दिया था लेकिन 35 मिनट हो गए हैं, अब वो लोग समझ जाएंगे कि तुम झूठी धमकी दे रहे थे। इतने में ट्रेन की पावर कट हो जाती है और ट्रेन अपने आप ही बंद पड़ जाती है। नेल्सन कहता है लगता है वो समझ गए। फिर वो कंट्रोल रूम में फोन करके पूछता है कि बिजली को क्या हुआ। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि हमने ये बिजली नहीं काटी और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी बिजली वापस आ जाए। नेल्सन कहता है अगर ये ट्रेन जल्दी से चलना शुरू नहीं हुई तो फिर जो भी नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। तभी पायलट बताता है कि ट्रेन ऐसी जगह पर बंद हुई है जहां पर ना तो कोई वाईफाई है और ना ही कोई नेटवर्क। फिर पायलट ट्रेन की इमरजेंसी लाइट्स ऑन कर देता है और सैम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार वगैरह है जिसको हम यूज कर सके। सैम कहता है वो लोग मुझे हथियार क्यों देंगे, मुझे तो वो लोग फंसाना चाहते हैं। फिर फ्रेडी पूछता है अगर उन लोगों ने हमारा झूठ पकड़ लिया तो क्या फिर मुझे सच में मरना पड़ेगा। दूसरी तरफ डिटेक्टिव बेक एक रेलवे कर्मचारी को लेकर उस जगह पर जाता है जहां पर रात को ट्रेन खड़ी की जाती है और सैम नेल्सन वाली ट्रेन भी रात को यहीं पर खड़ी थी। तभी छानबीन के दौरान उसको ट्रैक पर कुछ पाउडर सा पड़ा हुआ मिलता है और फिर जब वो उस पर आग लगाकर देखता है तो उसको पता चल जाता है कि ये बारूद है, यानी कि उस ट्रेन के अंदर सच में विस्फोटक सामग्री है। अगले सीन में हम देखते हैं ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर्स पैनिक हो रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि न्यूज वाले जिस ट्रेन के अंदर बॉम्ब होने की बात कर रहे थे क्या वो हमारी ट्रेन तो नहीं। अब सैम भी समझ जाता है कि सब लोग पैनिक हो रहे हैं, इसलिए वो पायलट को कहता है हमें बाहर जाकर
देखना होगा कि कहीं उन लोगों ने हमारा रास्ता तो ब्लॉक नहीं कर दिया। फ्रेडी पूछता है क्या मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? नेल्सन कहता है तुम बस यहीं पर बैठे रहो और मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें और ट्रेन के अंदर मौजूद किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा। फिर जब नेल्सन और पायलट बाहर चले जाते हैं तो फ्रेडी माइक की तरफ देखने लगता है। शायद इसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वहीं ट्रेन के बाहर नेल्सन पायलट को कहता है कि यहाँ पर हर 500 मीटर के बाद एक लैंडलाइन लगा हुआ है, इसलिए प्लीज तुम वहां पर जाओ और एक अच्छे पुलिस वाले को फोन करके बताओ कि मार्शा नेल्सन की जान खतरे में है। अगर तुमने उसकी जान बचा ली तो मैं ये खेल यहीं पर खत्म करके सबको अपने अपने घर पर जाने दूंगा। फिर जब वो पायलट को टॉर्च देने लगता है तो टॉर्च नीचे गिर जाती है और नेल्सन को ट्रेन के नीचे बॉम्ब दिखाई दे जाता है। फिर वो पायलट को बताता है कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर मिशन फेल हुआ तो वो लोग मेरी वाइफ को मार डालेंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि हम सब भी मारे जाएंगे। इस समय ट्रेन के अंदर सभी पैसेंजर्स आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं क्योंकि कुछ लोग ट्रेन से उतरकर पैदल ही बाहर निकलना चाहते थे और कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी लोकोमोटिव के अंदर रेडियो से क्लारा की आवाज आने लगती है। अब क्योंकि वहां पर कोई और मौजूद नहीं था इसलिए फ्रेडी ही उससे बात करने के बारे में सोचने लगता है। ट्रेन के बाहर पायलट भी भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो इस बारूद के ढेर पर दोबारा से नहीं चढ़ना चाहता था, लेकिन सैम उसको पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी वजह से सभी यात्री मारे जाएंगे और मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा। तभी ट्रेन के अंदर फ्रेडी रेडियो का बटन दबाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे, लेकिन ऐन मौके पर कोई उसको पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मार्शा भी अपने घर के अंदर बैठी बैठी तंग आ जाती है, इसलिए वो बाहर आकर कुल्हाड़ी उठाती है और सीधा उस किलर के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर वो उसकी कार को तोड़ने फोड़ने लगती है और जब वो किलर उसको पकड़ लेता है तो वो कहती है चाहे तो मुझे मार दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो किलर कहता है कि अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो तुम्हें मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगले सीन में हम देखते हैं नेल्सन और पायलट को ट्रेन में किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो दोनों अंदर जाकर देखते हैं तो उनको वहां पर फ्रेडी की लाश मिलती है, यानी कि ट्रेन के अंदर कोई और भी था जो इन पर नजर रखे हुए है। फिर नेल्सन उस एशियन लड़की को अंदर जाने के लिए कहता है और दरवाजा बंद कर लेता है। फिर वो फ्रेडी की लाश देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और फिर वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तभी हम देखते हैं कि फेबर कुछ फौजियों के साथ सुरंग के अंदर आता है और ट्रेन से कुछ दूर पहले पहुंचकर अनाउंसमेंट करने लगता है। सैम नेल्सन, हम जानते हैं तुम एक पिता हो और अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहते हो, लेकिन ये रास्ता सही नहीं है, इसलिए प्लीज अपनी जिद छोड़ दो और बाहर आ जाओ। तभी वो फौजी देखते हैं कि कुछ ही दूरी पर एक लाश पड़ी है और फिर जब वो लोग पास जाकर देखते हैं तो ये लाश फ्रेडी की थी। फिर सैम नेल्सन दिमाग से काम लेता है और कंट्रोल रूम में फोन करके कहता है प्लीज जल्दी से लाइट चालू कर दो, वरना आप लोगों को एक से कहीं ज्यादा लाशें संभालनी पड़ेंगी क्योंकि ट्रेन में बॉम्ब है। फिर वो लोग तुरंत ही ट्रेन की लाइट्स चालू कर देते हैं और ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। तभी ट्रेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स फ्रेडी की लाश को भी देख लेते हैं और उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। इस समय वो आदमी भी पैसेंजर्स में ही खड़ा था जिसने फ्रेडी का काम तमाम किया था। तभी लास्ट सीन में हमें वो बॉम्ब दिखाया जाता है जिसके अंदर सिर्फ 14 मिनट का समय बाकी बचा था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। दोस्तों, इस वेब सीरीज का हर एक एपिसोड एक हफ्ते बाद आता है और मैं कोशिश करता हूं उस एपिसोड को पूरी डिटेलिंग के साथ आपके सामने पेश कर दूं। इसलिए अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जैसे ही इसका नेक्स्ट एपिसोड आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।